So next question, 7th, differentiate the function fx is equal to 2 into root cot x स्क्वायर। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम फंक्शन को लिखते हैं, देखो एफ एक्स 2। अब देखो ये रूट है, अंडर रूट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी है 1/2। अब देखो, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो और डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। देखो सबसे पहले अपने फंक्शन को देखते हैं, कितना है 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये क्या है कांस्टेंट, और ये मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में अच्छे से समझाया था कि अगर k इंटू एफ एक्स मतलब कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन हो तो उस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकालो और मुझे किसको डेरिवेटिव करना है, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसकी होल की पावर 1/2। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख लिया, अब मुझे इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, देखो हमारे रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम पावर को देखेंगे, और यहाँ पर होल की पावर है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखो 2, ये कांस्टेंट तो ऐसे लिखेंगे। अब 1/2 पावर कैसे डिफरेंशिएट होती है, पावर 1/2 आगे आ गई, कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर, जितनी भी पावर थी उसमें से एक मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, देखो मैंने फंक्शन को ऐसे ही लिखा है, जस्ट मैंने पावर की ओर फोकस किया और पावर को डिफरेंशिएट किया। अब पावर के बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन को, और हमारा फंक्शन कितना है, फंक्शन ये रहा बीच में, कितना है कॉट एक्स स्क्वायर। तो साथ में लिखेंगे हम d/dx कॉट एक्स स्क्वायर। अब देख लो मैंने यहाँ पर पावर का कुछ भी नहीं लिखा, पावर को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन को। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये मैं 2 से 2 कट कर सकता हूँ, तो कितना आ गया 1 कॉट एक्स स्क्वायर। अब 1/2 में से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1/2। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होल की पावर है, फिर से स्टार्टिंग पे आते हैं, होल की पावर है नहीं, अगर होल की पावर नहीं है तो मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब फंक्शन कितना है कॉट, और आपको पता है कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल। कॉट एंगल का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल, तो आप लिख दो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल, जो भी एंगल है उसको लिख दो। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता तो मैं एक्स क्यूब लिखता, अगर यहाँ पर साइन होता तो मैं यहाँ पर साइन लिखता। तो मैंने जस्ट इस पर फोकस किया, फंक्शन पर, कॉट एंगल का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल, और जैसे ही मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसके बाद मुझे एंगल का डेरिवेटिव करना है, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कॉट एक्स स्क्वायर, इसको तो हम वैसे लिखेंगे क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है कितना है 2x। अब देखो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, बट जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी से क्यों मैच करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रूव दैट इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव इतना ही आएगा, मतलब उन्होंने बोला होगा कि इसका डेरिवेटिव इतना ही आएगा, मतलब हमारे पास आंसर पहले ही होगा, तो उसको देख के हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी में आंसर कितना है, तो मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। अब देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स। अब आपको पता है ये -1/2 है, इसको आप ऐसे लिख लो कॉट एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और ये कितना है माइनस, ऐसा करो इसको, ये -2x, और कोसेकेंट को लिख लो आप साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूँ
1/sin, कि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो कोसेकेंट स्क्वायर का रिवर्स कितना होगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉट एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो लिखते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स 1/cos एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट है तो मैं यहाँ पर अंडर रूट भी डालूंगा। ठीक है, तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर इतना ही है, तभी हम ये वाले सभी स्टेप्स करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी, -2x, अब इसको आप ऐसे लिख लो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने सिंगल टर्म में इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कितनी पावर है, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब ये साइन है और ये क्या है, अंडर रूट साइन है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में। अब सपोज़ यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 पावर है, देखो इसकी 1 पावर है, और यहाँ पर कितनी है 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस से मैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आंसर आएगा, x रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि इस टर्म को मैं x अपॉन x 1/2 को मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 1/2। आप ये भी सोच सकते हो, ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, अगर हाफ पावर कट हो जाएगी तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, हाफ पावर। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो यहाँ पर करते हैं एफ डैश एक्स 1/रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है, फिर से देखो ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, तो कितनी रह जाएगी ऊपर x की हाफ पावर, तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर की हाफ पावर। ठीक है, हाफ मतलब 1/2, और साथ में कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, और ऊपर कितना है, -2x। ठीक है, अभी भी हमारा आंसर परफेक्टली मैच नहीं हुआ, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एफ डैश एक्स -2x अपॉन, अब देखो इसको मैं सेम अंडर रूट में करने लगा हूँ, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसका आंसर होता है साइन 2x। तो मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये देखो साइन, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगर यहाँ पर देखो साइन एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन 2x स्क्वायर। देखो x का डबल हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डबल कितना होगा 2x स्क्वायर, बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा हूँ और √2 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो मैंने आपको यहाँ पर रीज़न बता दिया। अब देखो एफ डैश एक्स, तो ऊपर कितना आ गया 2√2x, और नीचे जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 है तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन 2x स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो आंसर है ये हमारी बुक से परफेक्टली मैच कर रहा है। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ये कैलकुलेशन बहुत टफ है, आप खुद से ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। हाँ, आप एक कंडीशन में सोच सकते हो कि अगर आपके सामने आंसर हो कि आपको इतना ही आंसर प्रूव करना है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास लगा के सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपको सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि √cot x स्क्वायर इंटू 2 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पर मतलब जो हमने
किया था यहाँ तक आंसर अपना छोड़ सकते हो। बट अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये प्रूव करना है, ये पर्टिकुलर थिंग प्रूव करनी है जो हमने यहाँ पर प्रूव की है, तो इसको हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बट ऐसे चांसेस बहुत कम है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। हाँ, आपको डिफरेंशिएट के सीधे क्वेश्चन आएंगे कि डिफरेंशिएट करो, कि इसको डेरिवेटिव जस्ट हमें करना है, और उसका आंसर कितना था, रूट कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, जो कि एक सफिशिएंट और बिल्कुल ठीक आंसर है। तो ये जस्ट हमने आंसर को मैच करने के लिए किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, डिफरेंशिएट द फंक्शन cos रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो फंक्शन है ये बहुत ईजी है, हम ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, पावर। यहाँ पर हमारे फंक्शन में कहीं पर भी होल की पावर नहीं है, तो पावर के बाद फंक्शन, और फंक्शन कौन है हमारा, कॉस एंगल, और कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल। तो माइनस साइन एंगल जो भी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर लिखते, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखते। एंगल को हम वैसे ही लिखेंगे, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और उसके बाद जैसे ही हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy/dx, इसको हम वैसे लिखेंगे क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। चलो एक स्टेप और कर देता हूँ मैं आपके लिए, इसको आप ऐसे लिख लो, क्योंकि रूट का क्या मतलब होता है, 1/2। तो आपको पता है, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, 1/2 x रेज टू पावर 1/2 -1, क्योंकि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n x की पावर n-1। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, माइनस साइन रूट x, तो 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1/2। तो यहाँ पर भी आंसर को जस्ट मैच करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, माइनस साइन रूट x, यहाँ पर 2, और ये -1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, जो नीचे आके प्लस बन गई। तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आया, f'(x), चलो इज इक्वल टू dy/dx। कितना आंसर आया, माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, और जो कि परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। So next question 9th, prove that the function f given by fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to R, मतलब real numbers, is not differentiable at x is equal to 1। मतलब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है fx is equal to mod x minus 1, और उसको हमें प्रूव करवाना है कि वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है या कब नहीं होता, और दूसरी बात, और मॉडुलस फंक्शन कैसे बिहेव करता है। इन दोनों की नॉलेज के बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। और डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन c पर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल। मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय माइनस h, ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाय h, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। अब देखो, आपको पता है, ये भी मैंने आपको कंटिन्यूटी की वीडियो में बहुत बार बताया कि मॉडुलस फंक्शन कैसे बिहेव करता है। ये तो आपको पता ही है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव आंसर। बट वो कैसे काम करता है, उसके पीछे मतलब क्या मैकेनिज्म होता है, तो ये है। अगर आप x की वैल्यू -2 सपोज कर लो, आपको पता है कि जब भी x की वैल्यू 0 से कम है तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, -x। और अगर आप यहाँ पर x को -2 से रिप्लेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा +2। और ये मैंने आपको बहुत बार समझाया कंटिन्यूटी में, तो जस्ट आपके लिए एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। अब देखो x इज इक्वल टू 3, मतलब ये 0 से बड़ा है, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है आपके सामने ही है,
प्लस एक्स। तो अगर आप यहाँ पर 3 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा 3। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन काम करता है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है और हमारा यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन कैसा है x-1, और मैंने आपको बताया ए मॉड x के बारे में। तो x-1 देखो कैसे लिखेंगे हम, देखो x-1 ये मैंने आपको क्यों बताया अच्छे से, क्योंकि आप इसको भी अच्छे से बिना किसी मतलब कंफ्यूजन के लिख पाओ। देखो यहाँ पर मॉड x है तो कितना आंसर आएगा प्लस x। अब यहाँ पर मॉड x-1 है, देखो जो बीच में है उसका प्लस, तो बीच में कौन है x-1, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा माइनस x, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस ऑफ x-1। इफ़ जब भी जो बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, बीच में कौन सा फंक्शन है x-1, उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। और माइनस x कब आएगा, जब बीच में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से कम है। बीच में कौन सा फंक्शन है x-1, अगर उसकी वैल्यू 0 से कम है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये वैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी करवाया था, सॉरी x-1, यहाँ पर x-1 है। इफ़ x, अब 1 को आप उधर लेके जाओ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस x-1 इफ़ x 1 को उधर लेके जाओ लेस देन 1। तो ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, और ये हमारे फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव करेगा। तो इसको लिखते हैं। देखो हमारा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x-1। तो ये कैसे वैल्यू देगा x-1 इफ़ x जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, और माइनस ऑफ x-1 इफ़ x जो है वो लेस देन 1 है। आप सोच भी सकते हो, देखो 1 या 1 से बड़ी की वैल्यू सोच लो, जैसे 2, तो हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू देगा x-1। तो अगर यहाँ पर आप 2 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा +1। तो आपके सामने ही है, पॉजिटिव फिल करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। अब अगर मैं x को 1 से छोटा मतलब 0 फिल करूँगा, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो अगर x की वैल्यू 0 है मतलब 1 से कम है, तो हमारा फंक्शन कैसे आंसर देता है माइनस ऑफ x-1। तो माइनस, अब x की वैल्यू कितनी है 0 -1, आपको पता है इसका आंसर भी कितना आएगा +1, माइनस माइनस +1। तो इस तरह से आप 1 से छोटी जो भी वैल्यू फिल करोगे उसके लिए भी पॉजिटिव आंसर आएगा। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू फिल करोगे तो उसके लिए भी कौन सा आंसर आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो काम करेगा। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी भी आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है f ऑफ c माइनस h। अब c हमारा क्या है 1। देखो c क्या होता है जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और हमें किस पर चेक करनी है 1 पे। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि f ऑफ 1 माइनस h का आंसर कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x-1 माइनस ऑफ x-1 अगर x 1 या 1 से बड़ा है और अगर x 1 से छोटा है। अब देखो ये क्या है 1 माइनस h, मैंने 1 में से कुछ माइनस किया, देखो ये 1 है, ठीक है ये 1 है हमारा। अब 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन x-1 है, और 1 से सभी छोटी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है माइनस ऑफ x-1, और 1 से सभी बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन क्या है x-1। यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, और एग्जैक्टली 1 पे भी कितना है x-1। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब देखो अब आप मेरे को बताओ 1 माइनस h कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 माइनस h 1 से थोड़ा पीछे है, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ, देखो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा यहाँ पर माइनस ऑफ x-1, क्योंकि हमारा फंक्शन जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब देखो ये x होता है, x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या आंसर देगा माइनस ऑफ x-1। तो f ऑफ 1 माइनस h का आंसर कितना होगा माइनस, जहाँ पर भी x है आप उस पर 1 माइनस h -1 फिल कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ
1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, देखो x माइनस 1, तो एफ ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा 1 माइनस 1। दैट मीन्स देखो, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय माइनस एच। एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एफ ऑफ 1 माइनस एच, अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि मुझे इसमें वैल्यू भरनी है या इसमें वैल्यू भरनी है। तो मैंने देखा कि 1 माइनस एच 1 से छोटा है, और 1 से छोटे के लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ x माइनस 1, तो वहाँ पर मैंने x को 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली एफ ऑफ 1 मतलब एग्जैक्टली 1 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है x माइनस 1, तो यहाँ पर मैंने x को 1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये कट हो गया, माइनस माइनस प्लस एच माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस एच। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाय माइनस एच, तो ये दोनों कट कर दो, तो कितना आंसर आ गया -1। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया -1। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, डेफिनेशन लिखते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h मतलब 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी मतलब 1 डिवाइड बाय एच। तो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो 1 प्लस एच, अब 1 प्लस एच मतलब देखो x जो है हमारा 1 प्लस एच यहाँ पर होगा, ये 1 प्लस एच है, ये 1 माइनस एच था। ठीक है, अब 1 प्लस एच 1 से बड़ा है, और जब भी हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है देखो, तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है x माइनस 1। ये देखो ये लिखा हुआ है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x माइनस 1, तो हमारे 1 प्लस एच का मतलब क्या है कि फंक्शन जो x है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप ऐसा करो 1 प्लस एच से x को रिप्लेस कर दो, तो कितना आंसर आएगा 1 प्लस एच माइनस 1। तो आप लिख दो 1 प्लस एच माइनस 1। एफ ऑफ 1 देखो, जब भी x के लिए 1 के इक्वल है तो भी x माइनस 1, तो यहाँ पर आप 1 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा 0। 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय h। तो सॉल्व करते हैं। देखो ये कट हो गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h माइनस 0 डिवाइड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h बाय h। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 1। तो क्लियरली देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आया था -1, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आया +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो देयरफॉर fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। उन्होंने हमें यही बोला था कि प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है ये x माइनस 1 का मॉड ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया, और दोनों का आंसर सेम नहीं आया, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। So next question 10th, prove that the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer x where x 0 और 3 के बीच में है is not differentiable at x is equal to 1 and at x is equal to 2। मतलब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पर। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉडुलस फंक्शन और डिफरेंशिएबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो डिफरेंशिएबिलिटी की और दूसरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से बता दिया था कि कोई भी फंक्शन
किसी खास पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी बहुत बार अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था। अब आपके लिए एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अब देखो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से या तो छोटा है या उसके इक्वल है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, मान लो मुझे 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.7। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नंबर लाइन पे। अब देखो, मान लो ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2.7। अब आपको पता है कि 2.7 एक इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं, फुल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 2.7 एक इंटीजर तो नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको छोड़ दो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.7। अब 2.7 इंटीजर तो नहीं है, तो 2.7 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और -2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो 2.7 से छोटे होंगे, बट हमें कौन सा फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इन सब में से बड़ा इंटीजर कौन है, वो है 2। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, आपने हमेशा ये देखना है कि 2.7 इंटीजर नहीं है, तो उसके पीछे वाला इंटीजर कौन है, 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। सिमिलरली 2.8 का आंसर 2, 2.9 का आंसर 2, और सिमिलरली अगर मुझे देखो 3.1 यहाँ पर होगा, अगर मुझे 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो वो कितना आएगा, 3, क्योंकि इसके पिछला इंटीजर कौन है, 3। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। अब एक और बात, सपोज अगर मुझे 3 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो। अब 3 क्या है, एक खुद भी एक इंटीजर है, और मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर 3 खुद ही एक इंटीजर है तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। अब देखो अपने फंक्शन पे आते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब सबसे पहले हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हमारी जो डेफिनेशन है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h, मतलब 1 माइनस h, क्योंकि मुझे 1 पे चेक करना है, माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। ठीक है जी। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। अब आपको पता है, देखो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर मैं x को 1 माइनस h से रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और सिमिलरली अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करूँगा तो कितना आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। यहाँ पर फिल कर दो, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। अब देखो स्टूडेंट्स, दूसरी कंफ्यूजन आपको ये होगी कि 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको पता है ये 1 है, अब इसके आगे 2 होगा हमेशा, और इसके पीछे हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम इंटीजर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 1 माइनस h, मतलब 1 में से मैंने कुछ माइनस किया है, तो 1 माइनस h अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा। अब आपको पता है कि 1 एक इंटीजर है, बट 1 माइनस h एक इंटीजर नहीं हो सकता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या कहता है, देखो अगर 2.7 है, ये इंटीजर नहीं है, इसका आंसर कितना आया, पिछला नंबर मतलब पिछला इंटीजर मतलब 2। तो 1 माइनस h के पीछे वाला इंटीजर कौन है, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 0 माइनस। और यहाँ पर मैंने को समझाया था कि अगर 3 एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा, 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय माइनस h। थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 बाय माइनस h, ये दोनों कट कर दो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब देखो अगर आप यहाँ पर h को 0 फिल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसको मैं और सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो 1/0 कितना आएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h। अब c कितना था हमारा, 1 प्लस h माइनस c, मतलब 1 डिवाइड बाय h। ठीक है जी। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर से रफ पे आते हैं। देखो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर मैं यहाँ पर देखो 1 प्लस h से x को रिप्लेस करना चाहूँ तो मेरे पास कितना बनेगा, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं 1 को फिल करूँगा तो कितना आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होल डिवाइड बाय h। अब फिर से नंबर लाइन पे आते हैं। देखो आपको पता है ये 1 है, ये 0 होगा पीछे, उसके अगले वाला इंटीजर 2 होगा। ठीक है। अब 1 प्लस h, अब 1 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया है तो यहाँ पर होंगे हम, अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर होंगे। अब देखो 1 इंटीजर है, अब उसमें मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया, वो तो इंटीजर नहीं है, तो 1 प्लस जो h है वो इंटीजर नहीं है, तो उसका आंसर कितना आएगा आपको पता है। जैसे 2.7 का आंसर 2, 3.1 का आंसर 3, मतलब पिछला इंटीजर। तो 1 प्लस h का पिछला इंटीजर कौन है, 1। देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 ही, मतलब सेम इंटीजर। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 बाय h। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 0 बाय h, तो 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा इन्फिनिटी था, मतलब नॉट डिफाइंड, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 0। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, मतलब वो 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा था कि प्रूव करो कि जो फंक्शन है ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हम एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। ठीक है। तो अब हमें फिर से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और आपको पता है कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं होंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इसका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, c माइनस h, मतलब अब यहाँ पर c कितना है, 2 माइनस h माइनस f ऑफ c, मतलब f ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस h। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और आपको पता है कि हमारा फंक्शन कितना है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस h, देखो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँगा तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। 3 फिल करूँगा तो कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने x को किससे रिप्लेस किया, 2 माइनस h से। तो 2 माइनस h से आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 f ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस h। और आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए तो फिर से हम नंबर लाइन बनाएंगे। इसको आप रफ में भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर है 2, इसके आगे वाला इंटीजर 3, इसके पीछे वाला इंटीजर 1। ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप रफ में भी कर सकते हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब देखो 2 एक इंटीजर है, अब 2 माइनस h का मतलब क्या होगा कि मैंने 2 में से एक छोटा सा नंबर माइनस किया है, तो हमारा 2 माइनस h यहाँ पर होगा। अब 2 माइनस h यहाँ पर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है कि हम जैसे 2.7 है उससे पिछला इंटीजर देखते हैं, वो कितना है, 2। अब इसके पिछला इंटीजर कौन है, 1। तो आप लिख दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ कितना आएगा, 1। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है वो कितना होएगा, 2 डिवाइड बाय माइनस h।
तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 बाय -h। और ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही अगर आप यहाँ पर h को 0 अप्रोच करवाओगे तो कितना आएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h। और आपको पता है c कितना है 2। जहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है वो पॉइंट कितना होता है c, और मुझे 2 पर चेक करनी थी तो c की वैल्यू कितनी हुई 2। तो f ऑफ c मतलब f ऑफ 2 डिवाइड बाय h। तो फिर से लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब फिर से वहीं पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। देखो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो अगर मैं यहाँ पर x को 2 प्लस h से रिप्लेस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और f ऑफ 2 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 डिवाइड बाय h। अब फिर से अपनी नंबर लाइन पे आते हैं। देखो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 1, और 2 प्लस h यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 2 में मैंने एक छोटा सा नंबर ऐड किया है तो वो 2 से थोड़ा सा आगे ही होगा, ठीक है। तो 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। अब आपको पता है 2.7 का फिर से 2, मतलब पिछला इंटीजर, तो 2 प्लस h का पिछला इंटीजर कौन है 2। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो कितना आंसर आएगा 2। और f ऑफ 2 का भी आपको पता है जो कि इंटीजर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 3, तो 2 का कितना होगा 2 डिवाइड बाय h। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है यहाँ पर भी देखो 2 - 2 0 बाय h, और 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0। तो क्लियरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) is equal to greatest integer x is not differentiable at x is equal to 2। अब देखो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करना था हमें कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपके सामने हमने 1 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, 2 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, और उन दोनों पर हमारा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लिख दो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) is equal to greatest integer x is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। अब देखो स्टूडेंट्स उस ट्रिक की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक्स और फॉर्मूलाज क्लियर हैं और ये ट्रिक आपके माइंड में अच्छे से बैठ गई है तो आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं 5.3, 5.4 या जितने भी एक्सरसाइजेज हैं जहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है तो उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।